हेलो बच्चों, हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं सबको हेलो। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का कंटिन्यू लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 5। अच्छा, जो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके अंदर, इस लेक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एटॉमिक मास। आज अपन किसको डिस्कस करेंगे? एटॉमिक मास वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे रिलेट करता है, इसको कैसे वेरी करा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे अपन काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो एटॉमिक मास समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा, इसकी हिस्ट्री कैसे चालू हुई। पहले एक एग्जाम्पल कि एटॉमिक मास बोले तो कैसे है भाई। अपन ने क्या किया था, वेट को कैसे कंपेयर किया था कि ये स्टैंडर्ड अपन ने रेफरेंस से माना था कि साहब ये 1 kg है। अब मुझे इसको किसी को भी कंपेयर करना होता था तो मैं क्या कर रहा था, 4 टाइम्स, ये रेफरेंस था, पूरे वर्ल्ड ने इसको फॉलो किया कि हाँ ये 1 kg सपोज। अब इससे कंपेयर करके अपन ने निकाला कि ये इसका 4 टाइम्स ऑफ kg है। क्या है? 4 टाइम्स ऑफ kg, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 4 × 1 kg की वैल्यू अपन ने डिफाइन कर ली। देखा गया ये 4 टाइम्स है या 4.5 टाइम है, वॉट एवर जो भी टाइम्स है उसके टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × kg = 4 kg। ये अपना एक लॉजिक था कि हाँ भाई इस तरीके से अपन मास या वेट को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ये रब कर दूं, ये बेसिक एग्जांपल कि ये रेफरेंस है, इससे कंपेयर करके अपन सब कुछ निकाल रहे हैं कि कौन कितना एग्जिस्ट करता है, कौन कितना एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक रेफरेंस यूनिट हो गई। अब देखो आगे की बात, अगर ये रेफरेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस रेफरेंस वेट का एटॉमिक मास के अगर रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो अब मैंने क्या किया, अब अलग अलग रेफरेंस लिए गए। सबसे पहले जो रेफरेंस लिया गया वो हाइड्रोजन का लिया गया था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास मैंने रेफरेंस कर लिया भाई, हाइड्रोजन का मैंने रेफरेंस मान लिया। अब कार्बन के कंपेरेटर निकला तो 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, तो मैंने कार्बन का बोला कि 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन के वेट के बराबर है, और हाइड्रोजन मैंने एक बता दिया कि दिस इज द वैल्यू। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसमें जो वैल्यू आता था 1.008, ऐसा एक रेफरेंस आता था। इसका जो वेट आ रहा था वो हमेशा डेसिमल में या किस में बात करें, फ्रैक्शन में आता था। क्या आता था? फ्रैक्शन में। तो कैलकुलेशन जो है डेसिमल में बहुत आगे तक चली जाती थी, कैलकुलेशन जो है डेसिमल में बहुत आगे तक कंटिन्यू चलती रहती थी। तो इस वाले लॉ को जो है स्टार्टिंग में जो रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन का, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया कि भाई अपन हाइड्रोजन का नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि हर बार कैलकुलेशन में लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन हो रही है। कुछ ऐसा भाई रेफरेंस अपन को मानना है, जब मानना है x, भाई मैथ्स में क्या मानते हो, रेफरेंस मानते थे, x मानते थे, x = 1 या 100। अब x को मैं मानूं सपोज x = 0.7.987, विच इज़ ईजी रेफरेंस। जब मुझे अज्यूम करना है तो मैं इसे ही अज्यूम करूंगा, जो कैलकुलेशन में मेरे इजी रहे। अगर मैं x को 7.987 अज्यूम करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत लेंथी चला जाएगा। तो अपन ने हाइड्रोजन का रेफरेंस इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया कि हाइड्रोजन से अपन को नहीं बैठेगा, कैलकुलेशन बहुत लेंथी जा रहा था। इसका एक लॉजिक ये है, बुक्स में इस लॉजिक की बात नहीं की है तो ये वाली बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट ये हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया गया। उसके बाद आप लोगों का रेफरेंस लिया गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, तो फंडा क्या था, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 से कंपेयर किया गया। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसका रेफरेंस के जो भी आया अपन रेफरेंस मान लिया कि ये x है, और इससे कंपेयर करके 6x, 5x, 10x, 9x जो भी था मैंने इससे कंपेयर कर करके चीज़ों को रिलेट किया। लेकिन ये वाला भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? क्योंकि ऑक्सीजन के एक आपने वर्ड सुना होगा आइसोटॉप्स, मैंने पढ़ाया है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। वापस से रिवाइज करा देता हूँ, एटॉमिक नंबर इज सेम। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। एटॉमिक मास इज डिफरेंस। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन में 16, ऑक्सीजन में 17, ऑक्सीजन में 18, सबका एटॉमिक नंबर 8, 8, 8। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास।
तो क्या कंसीडर किया गया कि इसमें एटॉमिक मास की प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एटॉमिक आइसोटॉप्स की वजह से ये जो था वो रेफरेंस कई बार इससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, कि इससे कंपेयर करना है, तो ये वाली प्रॉब्लम आने लगी। इसीलिए बाद में ऑक्सीजन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया कि भाई ये भी रेफरेंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तीनों से कंपेयर करने पे प्रॉब्लम क्रिटिकल हो रही थी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या कर दिया, स्किप कर दिया। फिर नेक्स्ट जो आया, इसे रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो आया वही अपना अब पूरा वर्ल्ड जो है उसे फॉलो करता है और उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी है। अवेलेबिलिटी बोले तो कार्बन, अपन ने क्या किया, एटॉमिक मास का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, मैंने क्या किया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लीजिए, मतलब जो भी आएगा इसको जो भी सॉल्व किया वो अपना आज के टाइम में प्रेजेंट वर्ल्ड में रेफरेंस, जैसे अपना केजी का एक रेफरेंस था वैसे ही 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का रेफरेंस लिया गया। एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, मैं सिर्फ बोलने वाला हूँ, इट इज़ बेटर कि आप लिख लें। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम, मैं लिख देता हूँ, चलो लिख लो, एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एटम, the number of times of an atom of an element is heavier than, डेफिनेशन देखो, बुकिश डेफिनेशन है, HEAVIER, heavier than 1/12 of mass of कार्बन 12 कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन लिया गया, ठीक है। अब उसको रेफरेंस लिया गया, 1/12 ऑफ कार्बन की वैल्यू जो होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x = 1.66, ये होती है 66056, लेकिन 1.66 बहुत है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसे रेफरेंस में लिया गया। क्या किया गया, 1/this ऑफ, ये तुम्हारा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का जो वेट आया, x की वैल्यू क्या आई कैलकुलेशन करने पे, ग्राम, इसे बोला गया 1 AMU, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 AMU कैसे डिफाइन किया गया, एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1.66, मतलब पूरा आपको कैलकुलेशन 1.66 लिखोगे चलेगा, 655 × 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम, इसे क्या बोलते हैं, 1 AMU, ठीक है। अब किसी का भी कंपेयर करना, निकालना हो तो जिसका भी मास निकाल, फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अपन को निकालना हो मास ऑफ एन ऑक्सीजन निकालना है AMU में, अच्छा 1 AMU को, एक और बुक्स आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इसे जो भी लिखेंगे 1 AMU लिख देंगे, या फिर और इसे बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। 1 AMU को क्या बोला गया, यूनिफाइड मास, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसे यूनिफाइड मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से यूनिफाइड मास को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। सपोज मुझे बोला गया आपको ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का मास जो होता है, स्टैंडर्ड जो रहता है ऑक्सीजन का वेट, वो कितना आता है, 2 ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन 16, ठीक है, ये कैलकुलेशन बेस आता है, क्या ऑक्सीजन का बेस आया 2.66 × 10⁻⁻23 ग्राम, ये रेफरेंस था। अपना 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन की वैल्यू कितनी है, 1.66 × 10⁻⁻24, इसको सॉल्व कर लिया तो लगभग 16 आया, 16, इसे बुक्स में AMU करके लिखा है, स्मॉल AMU, या फिर आजकल इसको U भी लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो मैंने ऑक्सीजन का ऐसे निकाला कि इतने ग्राम ऑक्सीजन, स्टैंडर्ड उसका वेट मेजर कर लिया ग्राम में। अब उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो पूरा वर्ल्ड जो है AMU प्रेफर करता है, उसको मैंने क्या किया, 1.66 से डिवाइड किया। भाई क्या करते हैं अपन, बोलते हैं, यही तो बोला था मैंने कि मैंने एक kg ले लिया और उसको देखा तो 4 टाइम्स ऑफ kg आ रहा था,
4 टाइम्स ऑफ kg आ रहा था, तो 1 kg की वैल्यू जो थी, इसका जो वेट था उसे डिवाइड कर दिया तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया kg में। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना मैंने एग्जांपल लिया कि 2.66 × 10⁻⁻23 ग्राम है। इसको कैसे डिफाइन किया, 1.66 × 10⁻⁻24 से जैसे डिवाइड करेंगे आप लोगों का क्या आ जाएगा, AMU के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द नंबर ऑफ टाइम ऑफ एटम of an oxygen 16 element is heavier than 1/12 of carbon. सॉरी, ऑक्सीजन 16 मतलब ये तो एग्जांपल है। of an element is heavier than 1/12 of carbon की कितना 1/12 जिसकी वैल्यू कितना है ये है, इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, AMU बोल देते हैं। उससे कितना टाइम मल्टीप्लाई हैवियर है, 20 गुना 50 गुना, तो उसको जैसे अभी आ गया 16 AMU, तो 16 टाइम्स ऑफ दिस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आप लोगों की ये वाली आ जाएगी ऑक्सीजन के रेफरेंस। नोट कर लो ये वाली बात। फिर आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आप लोगों का एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो एवरेज क्यों निकालते हैं, इसे रब कर देते हैं। एक बुक का एग्जाम्पल कराएंगे और एक बाहर का एग्जाम्पल कराएंगे जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास की जब भी बात की जाती है आप लोगों की, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल सी हेडिंग, एवरेज एटॉमिक मास कब लिया जाता है, जब आइसोटॉप्स मिलते हैं। कब मिलते हैं, आइसोटॉप्स की बात की जाती है। आइसोटॉप्स, सबसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। से क्लोरीन का एग्जांपल आप लोगों ने 10th क्लास में ये वाला पढ़ा होगा, क्लोरीन वाला। एक तो क्लोरीन का 35 होता है आइसोटॉप, और एक क्लोरीन का जो होता है वो 37 होता है। ये दोनों का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, 17 होता है, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन आएगा, ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है आप लोगों का कितना परसेंट होता है, 75% ना, हाँ। ये वाला सपोज आपका 75% अवेलेबल है और ये वाला जो है 25% अवेलेबल। देखो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन। एवरेज मतलब वही जितना परसेंटेज है उतना टोटल, जितना परसेंटेज है उतना टोटल। कैसे, एक एग्जांपल देखो, ये तुमने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर 4th में पढ़ा होगा, जहाँ तुमने आइसोटॉप्स पढ़े होंगे 9th या 10th में, वहाँ पे साइमल्टेनियसली वाला एग्जांपल दे रखा था। क्या बोला गया, एक क्लोरीन है एटमॉस्फेयर में, वो 75%, ये वाला मिलता है 35 वाला, और 25% जो मिलता है वो 37 वाला मिलता है। 35 ही मिलता है ना, 75 वाला, लेट मी चेक, हाँ, ठीक है। तो आप लोगों को निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब जब दोनों तरह के मिलते हैं, क्लोरीन 35 भी मिलता है, क्लोरीन 37 भी मिलता है, आपको दोनों तरह के मिलते हैं, तब उस केस में आप लोगों का एवरेज कंसीडर किया जाता है। कैसे, क्लोरीन कैसे निकालेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 75%, परसेंट की जब भी बात करेंगे 100 आ जाएगा, प्लस 37 एटॉमिक मास ले रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25% अपॉन 100, दोनों का इस तरीके से। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 75 प्लस 37 प्लस 25 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35.5। इसको सॉल्व करो तो 35 पॉइंट। तो अपन ने क्या किया, दो आइसोटॉप मिल रहे थे एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन जो मिल रहा था 75% मिल रहा था 35 वाला, ठीक है, और क्लोरीन दूसरा वाला जो है 37 वाला कितना मिला, 25%। तो मैंने क्या किया, दोनों का उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय दैट परसेंटेज अपॉन 100। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, दोनों का एवरेज किया तो ये अपना एटॉमिक मास एवरेज आ गया। क्या आ गया, एवरेज 35.5 U। इसे यूनिफाइड मास भी कंसीडर किया जाता है। ये एवरेज एटॉमिक मास, जहां पर एवरेज कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है, जहां पर एवरेज कंसीडर किया जाता है। इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को, डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं है, ये वाला कब मिलता है आप लोगों का, जब आप लोगों के एटमॉस्फेयर में एक से ज्यादा आइसोटॉप्स मिलते हैं,
तो उस केस में सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल जो है वो क्लोरीन का कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के बुक्स में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बुक में ऐसे भी दे रखा है 35। अब इसको 100 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.75, 37 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो वापस आ गया 35.5। तो इसमें कुछ नया काम नहीं है, सिंपल सा फंडा है, नोट कर लो। एक बुक में आप लोगों के एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, वो भी करवा देते हैं। समझ में आ गया ये वाला? ओके, एवरेज निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को? एवरेज निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। एवरेज निकला, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो आगे की बात, एवरेज के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व किया जाए कि एवरेज निकाला गया आप लोगों का। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के बुक के अंदर, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की अगर बात की जाए तो आप लोगों की बुक में एग्जांपल दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास। हाँ ये रहा एवरेज एटॉमिक मास, वही कार्बन का दे रखा है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हेडिंग नंबर है 1.7.2। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उनका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दे रखा है कि कितना परसेंट अवेलेबल है। ये जो है 98.892% है, ये जो है 1.108% है, और ये 2 × 10⁻⁻10%, इतना कम उसका परसेंटेज अवेलेबल है। और इनका एटॉमिक मास कितना दे रखा है? ये कार्बन 12, वो आइसोटॉप एटॉमिक मास, आइसोटॉप वाला तो कर रखा था ना एटॉमिक मास, ये 12, ये दे रखा है 13.00335, फिर ये वाला दे रखा है 14.00317। आप लोगों को परसेंटेज दे रखा है। आप लोग क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट। तो मेरे को इसका एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो सिंपली कर दो। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास की अगर बात की जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 0 परसेंटेज में अपॉन 100 कर देते हैं, तो 0.98892 प्लस 13.00, 2 0 है 3 0, एक सेकंड का 13.20 थे शायद, हाँ 20 आएगा, इसमें एक 0 ऐसा आएगा। ठीक है, 13.0335 मल्टीप्लाई बाय 0.0108, ठीक है, प्लस आप लोग आ जाएगा 14.00317 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻12। ठीक है, मैंने तीनों का क्या कर दिया एवरेज, ये आइसोटॉप ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी अपॉन 100 कर दिया। देखो अपॉन 100 जो 10⁻⁻12 कर दिया। इसको सॉल्व कर लोगे तो 12.011 आ रहा है, हाँ 12.011 U इज अ यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से अपन किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने की कंडीशन क्या है कि उसे हमेशा आइसोटॉप वाले कॉन्सेप्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। नोट कर लो, इसे क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? इसे रब कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट एक हटके डेफिनेशन है, लीक से हटकर जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी आप लोगों की डेफिनेशन क्या आती है? एवरेज एटॉमिक मास का एग्जांपल आप लोगों को मैंने समझा दिया है। उसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास। देखो ये बुक में नहीं दे रखा लेकिन ये ज़रूरी है। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन
expressed in grams is the gram atomic mass, is the gram atomic mass। क्या होता है देखो, अपन ने क्या लिया, हाइड्रोजन का जैसे निकाला, अपना कार्बन का कितना आया, कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना आया, एटॉमिक मास जो आया अपना 12.001 आया, सॉरी 12.011। जनरली इसका 12 भी मानते हैं राउंड फिगर करके, कैलकुलेशन इजी करते हैं तो 12 यू लिख देते हैं अपन, 12 यूनिफाइड मास या ए में। अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो इसका ग्राम एटॉमिक मास की जब भी बात की जाएगी तो इसको भी 12 ग्राम लिख देंगे। तो जो यूनिफाइड मास होता है या एटॉमिक मास होता है वही आप लोगों का क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। सीधा सा फंडा है, नोट कर लो। जहां भी मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखूं मतलब वहां पे यूनिफाइड मास है। हाइड्रोजन का 1.008 होता है, जनरली अपन 1 ही लेते हैं, लेकिन यू तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1.008 ग्राम। पूरा नहीं लिख के सिर्फ ग्राम लिख देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। सीधा सा फंडा, नोट कर लो। क्लियर है? आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर आगे की बात समझो, इसे रब कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास। मास ऐसे बाद में इसको बोल देंगे मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, अभी देखो एटॉमिक मास जो होता है सपोज हाइड्रोजन का मैंने बोला 1, अप्रॉक्स 1 लेते हैं राउंड फिगर में। अब मैं बोला H2O, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मास और इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मास लिख लेना, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। लिख लो, सम ऑफ द एटॉमिक masses present in the molecule, present in the molecule, कि जितना एटम प्रेजेंट है उन सब का मास का टोटल, सम मतलब सॉरी सम आएगा ना, सम ऑफ द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितना प्रेजेंट है। जैसे मैंने H2O का एग्जांपल ले लिया, H2O क्या होता है, हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया। इसे ग्राम लिख दो या यू लिख दो, एक ही बात है। ग्राम एटॉमिक मास तुम लोगों को मैंने बता दिया, दोनों एक ही चीज़ को रिलेट करते हैं, इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। बुक में आप लोगों के एग्जाम्पल दे रखा है NCERT में, वो वाला एग्जाम्पल करवा देते हैं आप लोगों को। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को निकालना है C6H12, ठीक है, O6 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, C6H12O6। अच्छा, इसे ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज, और एक और एग्जांपल इसके अलावा करवा देंगे, ग्लूकोज भी बोलते हैं। देखो कार्बन 6 × 12, टोटल निकाल के दिखा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 × आप लोगों को कितना जाएगा 6, इसको कर लोगे तो 180 आ जाएगा, इसको कर लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया कि पूरे मॉलिक्यूल का कितना मास है। कैसे, एटम मल्टीप्लाई बाय 1 का कितना होता है, फिर एटम 12 मल्टीप्लाई बाय 1, एटम 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 6। सिंपल सा फंडा, मॉलिक्यूलर मास। नोट कर लो, एक और कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है ये, और साथ में नोट्स बना दिया ना बच्चों, किसी भी तरह का डाउट हो पूछ लेना।
फिर अगर बात की जाए आप लोगों का, ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल ले लो, अगर C12, ये शुगर का एग्जांपल है, C12H22O11 का एग्जांपल दे रखा, तो 12 इंटू 12 22 इंटू 1, देखो 12 इंटू, इसका भी 12 होता है। और ऑक्सीजन C12H2O11 11 इंटू 16, इसको कर लोगे 342 आ जाएगा। 342 ग्राम या यू, ग्राम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम की जब बात करेंगे तो यू है ना, यूनिफाइड मास। ठीक है, ये आप लोगों का होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है, साथ में नोट्स बनाते जाओ, डेफिनेशंस भी मैं लिखवा रहा हूं, एग्जांपल्स भी मैं करवा रहा हूं, तुम्हें सिर्फ करना है। और कुछ डाउट होगा तो जूम सेशंस पे डिस्कस कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट आता है फॉर्मूला मास। कौन सा मास होता है? फॉर्मूला मास। देखो फॉर्मूला मास की क्या खासियत है, फॉर्मूला मास में एक फंडा होता है। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है, इसे मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि NaCl के अंदर, ये समझना, यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मूला मास निकलेगा। सर इसका भी तो मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है, तो एक बात समझना, H2O सिंगल मॉलिक्यूल पॉसिबल है, लेकिन NaCl ऐसे मिलता है, Na+Cl- ऐसे, Na+Cl-, और इनके बीच में एक बॉन्ड काम कर रहा है ऐसा। फिर यहाँ पे Cl-, Na+Cl-, Na+, इस तरीके से बॉन्डिंग जुड़ी हुई है। ये मैंने 2D में बनाया है। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस Na+Cl-, Na+Cl-, इनके बीच में आपस में सब तरफ से बॉन्ड बने हुए हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, NaCl की क्या खासियत है, इसका सिंगल मॉलिक्यूल पॉसिबल है, लेकिन NaCl का कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। तुमने सॉल्ट देखा होगा तो वो ऐसा क्रिस्टल जैसा होता है, बहुत छोटा पार्टिकल भी, उसमें हजारों NaCl रहते हैं। कभी भी आप सिंगल NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते, कभी भी आप सिंगल NaCl को क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस वाले सेक्शन में आप लोगों का मॉलिक्यूल तो बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं लिया जाता। उस फॉर्मूले में वो किस रेशो में अवेलेबल है, देखो 1:1, 1:2, तो वहां पर आप लोगों का क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास कंसीडर होता है। वहां पर आप लोगों का क्या लिया जाता है, फॉर्मूला। वहां मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करती, वहां फॉर्मूला मास जिस रेशो में अवेलेबल है, 1:1 के रेशो में अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से अपन ने सॉल्व कर लिया। तो वहां पे आप लोगों का क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है, फॉर्मूला मास कंसीडर किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास की जगह आप लोगों का क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास, कि जिस रेशियो में, क्योंकि इसका सिंगल मॉलिक्यूल डज नॉट पॉसिबल, MgCl2 सिंगल मॉलिक्यूल डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जांपल में MgCl2 भी रहता है सपोज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, FeCl3 है। तो आप लोगों को सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल ये है, इसमें इस वाले केस में आप लोगों का सिंगल मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ना लेकर फॉर्मूला मास लिया जाता है कि वो किस रेशो में उस स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। फिर इस तरफ ही लेयर बढ़ती जाती है। तुम लोगों के ये 12th में आएगा सॉलिड स्टेट में, वहां पे इनके स्ट्रक्चर्स के टाइप भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। लेकिन अभी समझ लो कि ये सिंगल मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा फॉर्मूला मास कंसीडर किया जाता है, ना कि मॉलिक्यूलर मास, ना कि मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला मास। इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। अच्छा, इसकी कोई डेफिनेशन जैसा नहीं है, NCERT की बुक में भी इसका कोई अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा था, फिर भी देखते हैं, आप लोगों के लिए समझा देते हैं। आप लोगों की बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है कि भाई सिंगल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। इसमें बुक में ही लिख रखा है, बुक का फंडा ही सब है, सम सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है 1.7.4। मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बोल देता हूँ, जिनके पास बुक नहीं हो, वरना NCERT का ऐप आता है स्टैंडर्ड, ठीक है, वरना मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप प्रेफर कर लें।
some substance such as sodium chloride do not contain in discrete molecule. discrete molecule मतलब single molecule में exist नहीं कर सकता, as their constitute ion in this, ठीक है, discrete molecule is not possible. some substance such as sodium chloride do not contain a discrete molecule. They always contain a crystal structure. They always contain a crystal structure. ठीक है, They always contain a crystal. crystal जैसा होता है, ठीक है. अच्छा, हर जगह होगा ऐसा नहीं है. They always contain a crystal structure. को सेपरेट कितना भी साइंटिस्ट ने कोशिश की, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाए. तो इस वाले केस में वही फॉर्मूला मास, अपन जनरली बुक्स में इसको मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ही बोलेंगे, लेकिन अभी के लिए एक एक चीज से आप समझ रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास. दे ऑलवेज कंटेन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है. इन दिस केस फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड. इन दिस केस फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड. इन दिस केस फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड which is the simplest ratio of that formula, which is simplest ratio of that formula. की उस फॉर्मूले का simplest ratio जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसका जो simplest ratio जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों का फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप ये वाली बात क्लियर होगी अच्छे से. तो मैंने आप लोगों को क्या करना है, एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास. तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों की हो गई है. डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली है. एग्जाम्पल आप लोग ये वाला ले सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे. आज पार्ट 5 खत्म होता है. थैंक यू फ्रॉम माई साइड बच्चों. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय.